25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि दो नावों की सवारी हमेशा डुबोती है और इस वक्त पाकिस्तान के साथ बिल्कुल यही हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यही कर रहे हैं। मुल्क कंगाली की कगार पर है, लेकिन शौक चढ़ा के दुनिया में शांति का मसीहा बन जाए, चौधरी बन जाए, और बावजूद इसके कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक का पैरोकार है। इसीलिए ईरान अमेरिका के बीच बिचौलिया का काम शुरू किया गया, लेकिन डबल गेम की पोल खुल गई है। ईरान में भर भर कर कोसा जा रहा कि मुनीर की वजह से ही यह सीजफायर नहीं हो पा रहा। उधर अमेरिकी प्रशासन तक भी यह बात पहुंची है कि मुनीर ही डबल गेम खेल रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट करें। आज पहलगाम हमले की बरसी है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी तो पहले ही दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। इस इमेज से बाहर निकलने के लिए पीस टॉक का सहारा लेने का इसका अरमान भी स्वाहा हो गया। टॉक्स के नाम पर दरी बिछाकर चौधरी बन रहा पाकिस्तान अब पूरी तरह एक्सपोज हो गया है और पूरी दुनिया में उसकी फिर जमकर किरकिरी हो रही है। अब तो ईरान की सरकारी मीडिया में कहा जा रहा कि बातचीत की आड़ में आसिम मुनीर डबल गेम खेल रहा, निष्पक्षता का दिखावा कर रहा, लेकिन वो अमेरिका की तरफ झुका है। पाकिस्तान के डबल गेम पर ईरान आग बबूला है। ईरानी मीडिया में चर्चा हो रही कि पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम खेल रहा, मध्यस्थ के तौर पर आसिम मुनीर निष्पक्ष नहीं। पाकिस्तान ने ईरान के 10 सूत्रीय मांग को नजरअंदाज कर दिया और आक्रामक रूप से 15 से 16 नई अमेरिकी मांगों को बढ़ाने लगा। पाकिस्तान और मुनीर की नीयत पर तो पहले से ही सवाल उठ रहे थे। अब ईरानी मीडिया कह रही पाकिस्तान इस रीजन में अमेरिका के एजेंट के तौर पर काम कर रहा। इसी नाराजगी का नतीजा है कि ईरान ने पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान की इज्जत के फालूदे पर वहां के एक्सपर्ट ही मुनीर शहबाज को कोस रहे हैं। अब तो पूरे पाकिस्तान में यह खबर भी आग की तरफ फैली है कि ईरान के साथ साथ अमेरिका को भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रहा। दावा किया जा रहा कि जेडी वेंस से मुलाकात के समय अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने मुनीर से लेकर शहबाज तक सबकी तलाशी ली थी। अब जब पाकिस्तान का शांति का ढोल फूट चुका है, तब अमेरिका की तरफ से एक तरफा सीजफायर बढ़ाने की खबर भी आ गई। ट्रंप ने इस सीजफायर का क्रेडिट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया। लेकिन ट्रंप ने सीजफायर का क्रेडिट देकर पाकिस्तान को पुचकार तो दिया, लेकिन पाकिस्तान के भीतर ही इसे एक बड़ा ट्रैप माना जा रहा। कुल मिलाकर शांति मसीहा बनने चले पाकिस्तान की हालत आज धोबी के पालतू जैसी हो गई है, जिसे ना तो ईरान अपना रहा, ना ही अमेरिका उस पर भरोसा कर रहा। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल वाली गुड्डी अब अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के आसमान में गोते खा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहां हिंदुस्तान से मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर सर हैं, कर्नल दिनेश नैन जी हैं, पाकिस्तान से वहां की पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही हैं, मेजर नदीम जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, सैयद जफर हाशमी पाकिस्तान के पत्रकार, वजिया सईद जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और साथ ही मशरकी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरजू, मैं आपसे शुरू करता हूं। मैं देखा आप अपने वीडियो में बहुत चर्चा कर रही हैं, पाकिस्तान का फालूदा बन गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, फालूदा नहीं बना, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो हो गई है हमारी कि ईरान मान ही नहीं रहा आने के लिए, जबकि हमने तो बहुत तैयारी करके रखी थी। जेडी वेंस ने भी 3-4 बार कहा पहुंच रहा हूं और उसके बाद नहीं आए। और कल तो ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान के जो कह लीजिए टाइम के हिसाब से 2 बजे वो वहां से रवाना हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है जब तक ईरान नहीं मानेगा तो वो आकर क्या करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए जरा इस वक्त मुश्किल टाइम है। तो लेकिन ये कि शायद मना लें ईरान को, फिलहाल तो कोशिश जारी है। नहीं मेजर नदीम, लेकिन मनाएंगे कैसे? ईरान में तो चर्चा ये चल रही है कि दरअसल मीडिएटर के तौर पर मुनीर ही टाइटल्ड मीडिएटर है, पक्षपात हो गए, डबल गेम चल रहा है, तो फिर वही फालूदा बनने वाली बातचीत। नहीं देखें, ये फालूदा वगैरह तो खैर क्या बनेगा, खिचड़ी जरूर बन रही है, लेकिन ये खिचड़ी हम आपको नहीं खिलाएंगे और बिरयानी भी हम खुद ही खाएंगे, क्योंकि आप लोग को तो हमने वैसे ही मामू बना दिया है। एनीवे, तो ये देखिए, आपको पता है कि ये जो होने हैं मीडिएशन, ये इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर हो जाएंगे। उसकी वजह ये कि ये दोनों मुल्कों की जरूरत है, अमेरिका की भी और इनकी भी। अमेरिका को भी जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है और ईरान को भी। ईरान की सिर्फ एक डिमांड है, और वो मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में ट्रंप साहब हो सकता है आजकल में ये खत्म कर दें कि जी जो इन्होंने उसको बंद किया हुआ है, उसको ब्लॉकेड किया हुआ है अपने जहाजों से, जो ईरान की पोर्ट्स हैं, और उसमें से जाने नहीं दे रहे। ईरान के लिए इसलिए मसला है कि देखें, ईरान के खार्ग आइलैंड पर कुएं जो है ये हर वक्त चलना चाहिए, और ये अगर ऑपरेशनल नहीं होंगे तो ये कुएं भी जो है तबाह हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, क्योंकि ऑयल नीचे से ऊपर आ रहा होता है। तो ये उनको एक अच्छी एक नई टैक्टिक्स मिल गई है ट्रंप साहब को, जो पहले उनके जहन में नहीं था।
या शायद किसी ने उनको गाइड नहीं किया था, तो अब वो समझ रहे हैं कि जी इस पर प्रेशर डालेंगे ईरान पे तो बहुत सी चीजें वो करवा लेंगे। बहरहाल दोनों मुल्कों की जरूरत है, मैं समझता हूँ 2-4 ये दिन वाली के गाइड आप अंदर कर ये रहे आप हैं, मतलब देखेंगे हो जाएगा। ये वाली गाइड आप कर रहे हैं कि ये ऐसे गाइड ईरान पर हमने प्रेशर डाल की। सकते हैं, यही तो ईरान कह रहा है कि आप डबल गेम खेल रहे हैं नहीं, कि ये आप वाली आप गाइड आप अमेरिका के साथ दिख रहे हमें हैं, ईरान के साथ नहीं दिख रहे हैं, यही तो बातचीत हो रही है मेजर नदीम। नहीं, ये देखें आप और तो मैं पूरा बता मुल्क दूं, ईरान के खिलाफ ये बातें उसी कर तरीके रहे की हैं। बातचीत हम हो तो रही ईरान है के साथ जैसे खड़े आपने हैं। कहा कि आप माशाअल्लाह जितना खिचड़ी भी भी बन रही है, कह खिचड़ी हम खाएंगे, बिरयानी हम खाएंगे। अब पता नहीं बिरयानी बनेगी तो खिचड़ी कौन खाएगा, दोनों एक साथ कौन खाता है भाई? लें, हम तो मिक्स करके सब खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी मसला नहीं है। आरजू लेकिन इंशाल्लाह आप आरजू देखेंगे 2-4 दिन में ये मतलब एग्रीमेंट हो मतलब क्या जाएगा, मैं आपको पाकिस्तान बता में रहा हूँ। खिचड़ी और बिरयानी एक साथ मिलाकर खाई जाती है? हो सकता है मेजर साहब खाते हो, मैंने तो नहीं खाई कभी ऐसे, लेकिन हो सकता है मेजर साहब अल्लाह खा के लेते हो। और नाम अब पे जो करेंगे भी मिल क्या, जाए जो वो बस वही। जो समोसे पकौड़े हमने बना के रखे थे कि दोनों तरफ से जो है ईरान और अमेरिका आएंगे और उसके बाद बातचीत करेंगे, तो अब मेरा ख्याल है वो समोसे पकौड़े हमें खुद ही खाने पड़ेंगे। तो शायद इसलिए मेजर साहब कह रहे होंगे कि खिचड़ी भी बना नहीं, ली वो होगी और आएंगे बिरयानी भी बना ली होगी। 2-3 दिन में, 2-3 दिन में आएंगे। असल में जिनका पेट खराब है उनको हम खिचड़ी खिलाएंगे, और जो लोग सही हैं वो बिरयानी खाएंगे इंशाल्लाह हमारी तरह। और आप कहेंगे तो आपको भी जो सर आप बचेगा वो किसको भिजवा कह देंगे रहे हैं, थोड़ा जेडी बहुत वेंस ज्यादा। को कह रहे हैं? जेडी वेंस का पेट खराब हो गया हमारे यहाँ लास्ट टाइम आकर क्या? नहीं नहीं, जेडी वेंस का नहीं खराब हुआ, माशाल्लाह जेडी वेंस का। हाँ, मोबाइल जरूर बंद हो गया था, पीटीए वालों ने बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि जी पहले पैसे जमा कराएं तो फिर हम आपका मोबाइल खोलेंगे। यहाँ तक तो जरूर हुआ, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। उन्होंने आगे पंजाब के चने खाए और खज्जे के पाए भी खाए उन्होंने माशाल्लाह। माथुर सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या रिएक्ट करूं मेजर नदीम की बात पर। कभी कह रहे हैं बिरयानी खिचड़ी एक साथ मिलाकर खा लेंगे, कभी कह रहे हैं जिनका पेट खराब है उनको खिचड़ी खिलाएंगे। अलबत्ता अर्जुन ने पूछ दिया कि जेडी वेंस का पेट खराब है क्या। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट सर, ईरान ये कह रहा है कि दरअसल पाकिस्तान की वजह से ही ये मीडिएशन सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जय हिंद। सीरियस नोट पे हम जब बात कर रहे हैं, वो सीधी सी बात है कि ईरान का पाकिस्तान पे ट्रस्ट अभी नहीं, बहुत पहले से नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, पाकिस्तान अमेरिका के पैरों में बैठा हुआ है। किस प्रकार से शर्म अल शेख में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा था कि आई वांट टू सैल्यूट यू, आई वांट टू गेट यू ए नोबेल प्राइज, ये वो फलाना ढकाना। किस प्रकार से पिछली बार जब ईरान पर हमले हुए हैं, एग्जैक्टली जिस दिन हमला शुरू किया है अमेरिका ने, उस दिन से लेकर के 6 दिन तक पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका के अंदर बैठा हुआ था। वो कभी ये बातें छुपी हुई नहीं है, इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत जबरदस्त है, और ये बात जब मुझे और आपको पता पड़ रही है कि पाकिस्तान किस खेमे में है, तो ये ईरान को नहीं पता होगी। ये बात सोचना भी मेरे हिसाब से बहुत गलत, अपने आप को गलत तरीके से रखने का है। ये कोई नहीं कह सकता कि एक डिवीजन, एक सेकंड, एक मिनट यार, प्लीज प्लीज नदीम, आई डिडंट से एनीथिंग व्हेन यू स्पोक, प्लीज। तो जब एक डिवीजन और एक स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स की एक फाइटर जेट की एक स्क्वाड्रन और एक डिवीजन साइज फोर्स आपने सऊदी अरब में ले जाकर के रख दी, वो मच्छर मारने के लिए वहां पर नहीं है। वो सारी दुनिया को पता है वो किसके खिलाफ काम आने वाली है और वो वहां पर क्यों गई हुई है। तो ये तमाम चीजें ईरान को नजर आ रही हैं। ट्रस्ट डेफिसिट है। पिछली बार भी ईरान दबाव में, चाइना के जब उनको दबाव में किया, तब कहीं जाकर के वो इस चीज के लिए तैयार हुए थे। ईरान एक अच्छे फुटिंग पर है और वो किसी भी तरीके से अभी पाकिस्तान के झांसे में आने वाला नहीं है। वो बातचीत हो, मैं चाहता हूं बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वैश्विक संकट है। इस समय बातचीत होनी चाहिए, हर एक चाह रहा है, पूरी दुनिया चाह रही है, और इस वजह से ये बातचीत कहीं भी हो आगे बढ़े और शांति की तरफ हम एक कदम और बढ़ाएं। लेकिन ट्रस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। वजिया सईद, फॉक्स न्यूज में पिछला जब मैं शो कर रहा था तब भी मैंने इसे कोट किया था कि आसिम मुनीर के आईआरजीसी के साथ गहरे रिश्ते हैं, और ये कहीं ना कहीं से ये जानकारी अमेरिका तक पहुंची है। और इसीलिए देखिए कि ईरान भी मुनीर को कोस रहा है कि भाई वो सिर्फ अमेरिका का प्रोपेगेंडा लेकर या अमेरिका की बातें लेकर आ रहे हैं, हमारी बातों पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरफा पहले तो आप ये बात याद रखिए, अगर आपको पता है कि आसिम मुनीर के आईआरजीसी के साथ कोई ताल्लुकात है, कोई दोस्ती है, तो ये दुनिया को शायद आपसे बहुत पहले का पता होगा। नहीं, मैंने तो फॉक्स न्यूज का कोट किया मैडम। नहीं खाते, दे नो। जब हमने
सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, उस वक्त भी उनको अच्छी तरह पता था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह पता था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद सऊदी अरब एंड द अदर कंट्रीज। तो ये चीजें ना, जब एक वो पैक्ट साइन होता है तो उसके साइन होने से कई माह पहले मुल्कों की एजेंसियों को सब कुछ पता होता है, ईरानी बच्चे नहीं है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल, और उनको आसिम मुनीर पे ही सबसे ज्यादा एतमाद है। और जो आप कह रहे हैं, मुझे उसका कोई सबूत उनके किसी सरकारी मीडिया से नहीं मिला। हाँ, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इंडियन बैक्ड अकाउंट है, इजराइल बैक्ड अकाउंट है, वो करते रहते हैं, और कुछ लोगों का काम होता है। अभी जनरल साहब ने कहा कि सब चाहते हैं कि बातचीत हो, अमन आगे बढ़े, और होगा, इंशाल्लाह होगा। लेकिन देखिए, जब सीज फायर हुआ था, दोनों तरफ से खामोशी थी, तो सदर ट्रंप ने ये जो कदम उठाया ब्लॉकेड वाला, उससे डेफिनेटली ये हुआ। और ईरान के साथ आपको पता है, पहले भी उनके मुज़ाकरात चल रहे थे और अचानक से उन पर हमला कर दिया गया। तो ईरान का ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तान इज अ पीस मेकर, ठीक है। जितना शुक्रिया ईरान ने पाकिस्तान का गुज़िश्ता 1.5 माह में अदा किया है, वो उसने 70-80 साल की तारीख में नहीं किया। उनकी पार्लियामेंट ने, उनके लोगों ने, उनके जो सरकारी जो हुकाम है उन्होंने, और ईरानी बेवकूफ नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई उनको आसिम मुनीर तो क्या, कोई दुनिया का बंदा उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। 47 ईयर्स से वो पूरी दुनिया की पाबंदियां सह रहे हैं, तो तकलीफ में उन्होंने वक्त काटा है। दे नो हाउ टू स्टैंड टॉल विद ईच एंड एवरीथिंग दे हैव बीन फेसिंग। तो ईरानी एक बड़ी रेजिलिएंट नेशन है, माशाल्लाह बहुत अच्छी कौम है, उनकी 6000 साल पुरानी तारीख है। और अमेरिका ने अपना जो है ना ट्रस्ट जो डेफिसिट किया है, उसको जो उसने सीज फायर की जो खिलाफ वर्जी की है, वो अब उनको ठीक करनी पड़ेगी। आज भी मैं देख रही थी, उनका यही बयान था ईरानियों का कि अमेरिका जो है ये ब्लॉकेट बंद करे, हम उसी वक्त आ जाएंगे। और यही पैगाम दोनों तरफ दिया जा रहा है। अमेरिकन आने को तैयार है, लेकिन अमेरिकन थोड़ा सा अपने आप को जो उन्होंने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, उसको थोड़ा सा पीछे करें। देखिए, आसिम मुनीर ने कहा कि आप बढ़ाइए, शहबाज शरीफ ने कहा कि आप सीज फायर को बढ़ाइए, ट्रंप ने कहा कि मैं उसको जो है लंबी मुद्दत के लिए जो है वो एक्सटेंशन दे रहा हूँ। नहीं आरजू, एक तो ट्रंप को बहाना चाहिए था, किसके पीठ पर चढ़कर कहें कि हम भाई ये सीज फायर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो उसके लिए बेहतर है शहबाज और मुनीर। दूसरी बात है, जो वजिया कह रही है आरजू, क्या आप उससे सहमत है? जरूरत है, आप ये याद रखिए, अमेरिका की अपनी जरूरत है कि वो सेफ एग्जिट। नहीं, अमेरिका की अपनी जरूरत है, और जरिया पाकिस्तान है, और पाकिस्तानी एक विकल्प है। मैंने पिछले शो में भी कहा था वजिया सईद कि रिलेवेंस को इंपॉर्टेंस ना समझा जाए, रिलेवेंट आप हैं इस समय, क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसी के जरिए अमेरिका ईरान से बातचीत करता है, तो इस रिलेवेंस को इंपॉर्टेंस नहीं समझा जाना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन आरजू, जो बात वजिया ने कही, क्या आप उससे सहमत हैं कि ईरान 100% मुनीर पर भरोसा करते हैं, 100% पाकिस्तान पर भरोसा करते हैं, और भरोसा कर रहे होते तो क्या आ नहीं जाते? देखिए, भरोसा तो किसी को किसी पर भी नहीं है। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सीज फायर को बढ़ा रहे हैं, तब भी ईरान ने कहा है कि वो नहीं मानते डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को, और साथ ही उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि फिर से अटैक शुरू हो जाए। तो भरोसा तो ना पाकिस्तान पर किसी को है, ना पाकिस्तान को किसी पर है, और इधर भरोसा का काम भी नहीं है। कोई कैसे किसी पर ट्रस्ट करेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे से अटैक नहीं करेंगे? क्या मैं कंप्लीट कर लूं मैडम, प्लीज, फिर बोल लिएगा। एक सेकंड, देखिए, भरोसा किसी को किसी पे नहीं है, किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। ना तो ईरान जो है वो अमेरिका पे भरोसा कर सकता है, ना पाकिस्तान पे भरोसा कर सकता है। इसी तरीके से अमेरिका का भी यही है, और पाकिस्तान भी किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। यहाँ पर कौन क्या कर देगा, कब किस बात के ऊपर अटैक शुरू हो जाएंगे या क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, ये गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, पाकिस्तान भी नहीं ले सकता। पाकिस्तान ने भी जब कहा था कि हम यहाँ पर ईरानियन को बुला लेंगे और मीटिंग हो जाएगी, और यहाँ पर जो लॉकडाउन करके रखा हुआ है इस्लामाबाद में 2 दिन से, और उसके बाद यही था कि जी आज मीटिंग होगी, तो वो नहीं हुई। तो यही मैं कह रही हूँ कि ट्रस्ट तो किसी को किसी पर नहीं है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ईरान जो है वो कहीं ट्रस्ट कर रहा है या पाकिस्तान किसी पर ट्रस्ट कर रहा है। ट्रस्ट का तो ये गेम ही नहीं है। ये तो इस वक्त जिस तरह से चीजें चल रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप अपनी आप कुछ कह रही थी आरजू की बात पर, आप कुछ कह रही थी। जी, मैं आरजू को ये कह रही थी कि ये बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, ये मफादात की सियासत है। इनसे बेहतर मफादात को कौन जानता है? ये जिस तरह अपने जाती मफादात को दीगर का तहफ़्फ़ुज़ करती चैनल्स पर नजर आती है, और को बहुत सारी बातें ऐसी कह जाती हैं जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, लेकिन इंडिया में इनको बड़ी जो है ना वो जगह मिल जाती है। तो मेरा कहने का मतलब उस तरफ था, आपको मैं नहीं कह रही थी। लेकिन देखिए, ये ट्रस्ट डेफिसिट का मसला नहीं है। सब मुल्कों के अपने अपने मफादात है। पाकिस्तान अपने मफादात के लिए पीस मेकर का किरदार अदा कर रहा है, ईरान अपने मफादात के लिए इस वक्त उसको पाकिस्तान नहीं। तो वजिया जी, एक बात बताइए, जेडी वेंस तो बैठे हुए थे, खबरें भी आई कि रवाना होंगे, फिर खबर आई कि नहीं साहब ये खबर गलत है, और वो शर्त यही थी कि ईरान निकले तो हम निकले। ईरान नहीं निकला, आप मनाते रह गए। ये सीधे तौर पर ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है। अब आप आंखें बंद कर ले, भरी दोपहर में कहें कि रात हो गई है। ट्रस्ट को ब्रीच किया, उसने खुद जो है गलती की,
क्यों उन्होंने ब्लॉकेट किया? जब आपने सीज फायर किया हुआ था तो आपको ब्लॉकेट जैसा कदम उठाने की मकाना जरूरत क्या थी? अगर दोबारा जंग हो जाती तो फिर आप ब्लॉकेट करते, फिर तो बात भी थी। आपने बगैर किसी वजह के सीज फायर के दौरान ब्लॉकेट करके और दो जो है एक ईरानी जहाज को कब्जे में लिया और फिर आपको पता है 2 इंडियन जहाजों पर भी ईरान की तरफ से फायरिंग हुई और इस तरह के मामलात बढ़े, तो इसने तो जाहिर मामलात को खराब कर दिया। ठीक है, तो अमेरिका को जफर कदम उठाना नहीं चाहिए। तो मुनीर ये बात ट्रंप को समझा नहीं पाए, क्योंकि जानकारी तो ये भी थी 1-2 दिन पहले कि ट्रंप से बातचीत हुई है मुनीर की और उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये ब्लॉकेट की वजह से मामला बिगड़ रहा है, ये ब्लॉकेट हटाइए। जी बिल्कुल, तो कह तो दिया गया। अब देखिए, किसी को जबरदस्ती डंडे के जोर पे तो कोई भी दुनिया के किसी मुल्क को मजबूर नहीं कर सकता। अगर अमेरिकी अमन चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ेगा। ईरान ने भी बहुत सारे मामलों पे कॉम्प्रोमाइज किया है और मजीद करने को तैयार है, लेकिन देखिए दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज होगा तो बात बनेगी ना, वरना तो इसी तरह चलते रहेंगे। ठीक है, जफर साहब से सवाल था। जफर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी, मैं बिल्कुल जो मैडम वजिया बात कर रही थी, मैं बिल्कुल उनकी बात की तायीद करूंगा और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि बात जो है वो मफादात की है। कोई किसी को ट्रस्ट वाली बात नहीं है, बात मफादात की है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो डबल गेम कर रहे हैं। देखिए, पहले भी देते रहे और फिर वो ये कोशिश भी करते रहे कि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े। अब उन्होंने जो सीज फायर है उसको तो लंबी मुद्दत के लिए तोसी दे दी है, लेकिन वो अपनाए हुर्मत से जो ब्लॉकेड है वो अब खत्म करना नहीं चाहते। ये जो चीज है ये असल में आड़े आई हुई है और ईरान जो नाराज है वो इसी बात पर है। उसका जो बुनियादी मुतालबा है वो भी यही है कि अमेरिका जो है वो अपनाए हुर्मत से जो ब्लॉकेड उसने की हुई है उसको खत्म करे। और देखें, इशारे जो हैं वो मुस्बत और वाज़े होने चाहिए, डबल गेम नहीं होनी चाहिए। ईरान का मौक़िफ़ जो है वो गलत नहीं है। और ये भी आप जो बात की प्रोपेगेंडा जो मुसलसल भारत का सोशल मीडिया करता है कि पाकिस्तान जो है वो डबल गेम कर रहा है या आसिम मुनीर जो है वो डबल गेम कर रहे हैं। अभी मेरी 2-3 दिन पहले यहाँ इस्लामाबाद में एक तकरीब में ईरान के सफ़ीर से मुलाकात हुई और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि हमें पाकिस्तान पर पूरा एतमाद है और हम ये समझते हैं कि इस वक़्त इस्लामाबाद से बेहतर जगह कोई नहीं है जहां दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि ईरान का एक मौक़िफ़ और वो उसका मौक़िफ़ जो है या वो जो लड़ाई है या वो जो नाराज़गी है वो अमेरिका के साथ है। जफर साहब, दिक्कत ये है सर कि थोड़ा सा मैं जो बोल रहा था आप सुन नहीं रहे थे। मैंने तो एक भी कोई इंडियन हैंडल या इंडियन एजेंसी मैंने कोट ही नहीं की। मैंने एक फॉक्स न्यूज़ कोट किया जो कहां का है या आप भी जानते हैं। मैंने कोट किया ईरानी मीडिया के क्लिप में जो वीडियो में जो बात कही जा रही है उसको देखकर मैंने कोट किया। मैंने अपने मन से एक भी बात नहीं कही है और ये हमने रिपोर्ट में दिखाई। आप कहेंगे तो अलबत्ता सुनवा भी देंगे आपको कि बाकायदा ईरानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान सार्वजनिक तौर पर अमेरिका के साथ है, हमसे अकेले में बात कर रहा, वो सिर्फ अमेरिका के 15 सूत्री एजेंडे को बढ़ा रहा है, हमारे साथ डबल गेम। आसिम मुनीर निष्पक्ष नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, ईरानी चैनल्स पर यह चर्चा चल रही है। देखिए, मीडिया में तो कुछ भी छप जाता है ना। मीडिया में किसी एक रिपोर्टर की या जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट जिसकी ये रिपोर्ट है उसके ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये ईरानी हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है। मैंने आपको ईरानी हुकूमत का मौक़िफ़ बताया जिसमें उन्होंने ईरानी सफ़ीर ने बड़े दबंग अंदाज में वाज़ेह अंदाज में कहा कि हमें पाकिस्तान पर पूरा एतमाद है। ठीक है, तो दिनेश नैन साहब ये कह रहे हैं एक पत्रकार की बात को हुकूमत की बात ना मान ली जाए, तो यहां बैठे फिर जफर हाशमी की भी बात को क्यों मान ले कि ये सच है? ये इनकी भी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। और आप भी जो दे रहे हैं वो भी आपकी पर्सनल ओपिनियन नहीं तो फिर ठीक। अरे सर, आप तो अपनी बात पर फिर पलटने लगे जफर साहब। इंडिया मैं अपनी बात तो कही नहीं रहा हूं, मैंने तो सिर्फ कहा कि मैंने आपको 2 देशों की मीडिया रिपोर्ट्स को कोट किया, मैंने अपना वर्जन तो रखा ही नहीं। ये आपका वर्जन था जफर साहब कि कैसे एक क्लिप या फिर एक अखबार को हम मान लें, ये आपका वर्जन था, मेरा वर्जन नहीं था। मेरी बात सुने, और ना मैंने अपना कोई वर्जन अभी तक कोट किया है। देखिए, ये किसी कॉरेस्पॉन्डेंट का जो भी खबर बनाने वाला लिखने वाला उसका ख्याल हो सकता है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट ये भी आपका ख्याल है कि ईरानी मीडिया में जो चर्चा हो रही है वो हुकूमत की सोच नहीं है। आपको लगता है कि ऐसे वॉर सिचुएशन में वहां की मीडिया सरकार के अगेंस्ट जाकर कुछ बोलेगी? आपको ये लगता है? प्रोपेगेंडा आपका सोशल मीडिया करता है ऊपर रोज से वो पाकिस्तान पर दिनेश नैन साहब बढ़ाने की कोशिश। जफर साहब को थोड़ा सा आईना बुरा लग गया। जी, जफर भाई, आपके मीडिया का ये प्रोपेगेंडा है। जफर भाई मानता हूं, बहुत दुख हो रहा होगा बिकॉज एक पहली बार मौका मिला था पाकिस्तान को आतंकी स्टेट से अपनी छवि बदलने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। खत्म नहीं हुआ है, मौका मौजूद है अपनी जगह, मौका खत्म नहीं हुआ है। माशाअल्लाह बातचीत के लिए कोशिशें जारी हैं।
बोल लूं क्या? जब बिल्कुल जो है दोनों पार्टियां एक बोल दूसरे से बोल नाराज लूं? होकर बैठ जाएंगी, फिर आप कहेंगे बोल मौका लूं? खत्म हो गया। मौका भी आप खत्म नहीं डिस्टर्ब हुआ। ना करें बीच में। आपको जवाब लेकिन देना, मैं आपको जवाब जवाब देना, मैं देने की सुनूंगा कर दूं, आपकी आप बात। गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना। बोल लूं? आप गलत बोल लूं प्रोपेगेंडा कर जरा? रहे हैं। वही जो आप एक ईरानी मीडिया की आप खबर कोट अभी मैं करके बदतमीजी पे आऊंगा, फिर आपको तो पसंद नहीं आएगा। मैं आज इज्जत से बोल रहा हूँ, बोलने दो तो नहीं बोलने दे एक रहे मिनट में आप। आया। जफर साहब, मौका खत्म नहीं अरे हुआ। जफर साहब मौका सुन लीजिए मौजूद है। भाई, आज तो कोई भी क्या पाकिस्तान से मुझे- बीच में टोका टोकी नहीं कर रहा है, एक आपको छोड़कर। आप भी अभी तक बड़े हम- संयम के साथ थे, बड़े धैर्य के साथ थे। सर थोड़ा सा अभी भी हम पत्रकार वाली दोनों बातचीत मैंने आईना दिखा दिया तो आप दिक्कत होने लगी अभी- आपको। तो अभी जफर भी साहब हम- रुक अभी जाइए, सुन लो। आपकी भी ये पर्सनल ओपिनियन ही है। नहीं बात करें। आप भी कोट करते तो मैं नहीं कहता, मैंने आप ही की बात को आप ही पर डाला। इसकी तो सर आवाज इतना कम कर दिक्कत दो, नहीं, राकेश प्लीज ये नहीं प्लीज मानेगा। हैव अ ग्लास ऑफ ये वाटर। नहीं मानेगा। थोड़ा सा शांत रहिए, पानी पीजिए, तो फैक्ट पानी फैक्ट पीजिए, ये है। वरना कहेंगे तो मैं आरजू से रिक्वेस्ट करूंगा एक फालूदा आप तक भिजवा दें। हो रही है आजकल वो अपने वीडियो में बहुत फालूदा की चर्चा कर रही हैं, तो मैं कहूंगा कि एक फालूदा आप तक भिजवा दें। मैं यहां से तो नहीं भिजवा पाऊंगा, लेकिन आरजू मेरे लिए इतना कर आरजू सकती जी, है। दे दीजिए इसको, तो रुक भेज जाइए दो सर, रुक इसको। जाइए प्लीज। अभी दिनेश ये ने बोल रहे खिचड़ी और प्लीज। बिरयानी मिला के जफर खाएगा। साहब मैं 3 बार प्लीज बोल चुका हूं सर, नहीं अच्छा लगता है, जरूरत है। प्लीज रुक जाइए। आप लोगों को लगी है फालूदे की, आप लोगों को जरूरत है। अब इनकी आवाज डाउन करिए सर, इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। मेजर नदीम, बोलिए इसको दिनेश दोनों चीज मिला के भेज दो, खिचड़ी और बिरयानी। और उसमें फालूदा भी मिलवा देंगे। बोलिए सर। सो एक्चुअल फैक्ट ये है राकेश कि यस, पहली बार पाकिस्तान को एक अच्छा मौका मिला था। एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत बड़ा क्राइसिस है और इसमें ये चाह रहे थे, इन्होंने पूरा जोर लगा रखा है कि हम अपनी छवि को कैसे बदलें। और ये जो काम कर रहे हैं ना अभी राकेश, इसमें इनको ये हासिल हो भी सकता है, और अगर हासिल नहीं हुआ तो इतनी दुर्गति होगी कि वो समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। ये बात भी ध्यान रखिए। इसीलिए जो आसिम मुनीर जी हैं, उन्होंने कल पूरी रात, शहबाज शरीफ ने भी कभी ईरान में घंटियां बजाना फोन का, कभी अमेरिका में आ जा रे मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। उस दिन नदीम ने भी कहा था, याद है आपको, जब मैंने कहा था पिछली डिबेट के अंदर कि सिर्फ जो एनवॉयज है पिटकॉफ और दो कुशनर, उनके आने की थोड़ी गुंजाइश है। तो नदीम भाई, मेजर नदीम ने भी कहा था, नहीं नहीं सर, जेडी वेंस आ रहे हैं, आप तो तैयारी कर रहे हैं 20,000 लोगों के साथ, कहीं डोनाल्ड ट्रंप ना आ जाएं। तो मैंने तब भी कहा था, आपने मेरी बात काट दी थी, और अब आप 3 दिन और मांग रहे हैं मुझसे। आप 3 नहीं, नदीम, मेजर नदीम को आप 5 दिन और दे दो। मैं रीजन बताता हूं क्यों। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश स्ट्राइक ग्रुप केप ऑफ टाउन से चल चुका है, 4-5 दिन के अंदर जाकर के रेड सी में पहुंचेगा। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, यूएसएस इब्राहिम के साथ में अरेबियन सी में लिंक कर चुका है, साथ में त्रिपोली और बॉक्सर भी वहां खड़े हुए हैं। तीसरा, अभी बड़े जोर शोर के ऊपर C-17 से सामान की आवाजाही अमेरिका से पहुंचाई जा रही है। फोर्थ, पिछले हफ्ते भी मीटिंग हुई थी राकेश, फ्रांस और इंग्लैंड के दोनों को मिलाकर के 30 देशों के साथ आज और कल में वो मीटिंग चालू है। और उन लोगों का एजेंडा क्या है कि डिप्लोमेसी से समझाएंगे, अदरवाइज हम लोग फोर्स भी यूज करना पड़े तो हॉर्मोज को खुलवाएंगे, यानी इनडायरेक्टली नाटो पहुंच जाएगा। फोर्थ, देखिए 1958 का एक यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है जो सभी देशों ने किया हुआ है कि वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का है कि अगर 2 देशों के बीच में कोई ऐसा जलडमरू बनता भी है या हॉर्मोज है भी, हॉर्मोज का स्ट्रेट है, तो उसके अंदर आवाजाही के अंदर कोई देश किसी भी सूरत के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, उसे इंटरनेशनल वाटर ट्रीट किया जाएगा। और ईरान ने उसके अंदर साइन किया हुआ है। ईरान हैज रेटिफाइड दैट थिंग। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसी के बारे में फिर एक यूनाइटेड नेशन का कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो लॉ ऑफ सी, LOS, ये आया था अभी 4-5 साल पहले। उसमें इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि ये पैसेज होगा जो दोनों देशों के बीच में होगा। तो लिहाजा किसी भी कंडीशन में आप ईरान को तो कम से कम ये मत बोलो कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है या उसको वाहवाही करने की जरूरत है, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम तो छोड़ो, हम तो हिंदुस्तानी को तो ये लोग बोलते ही हैं। ठीक, अरब के अंदर से भी ये बातें हो रही हैं। जो कोऑपरेटिव काउंसिल है, हाँ। वो भी इसके लिए अमेरिका को कह रही है कि बिल्कुल नहीं। तो मेजर नदीम, जो बातें दिनेश नैन ने कही, मंजूर नहीं। एक मौका तो था आप लोगों के पास और उस पर पूरी जोर आजमाइश हो भी रही थी कि जो मुल्क टेरर को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता हो, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके हुक्मरानों ने कहा है
कि हमने ये काम की है, ट्रेनिंग दी है। इमरान खान हो, ख्वाजा आसिफ हो, अमेरिका के कहने पर हमने किया। वो अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहा था, दिखावे के तौर पर ही सही, वो हाथ से निकल गया। तो ये तो है। और इसमें बुरी हालत जो तो दिनेश नैन कह रहे हैं, वो ये तो और बुरी हालत होने वाले हैं। देखिए, दिनेश नैन साहब को मैं बता दूं कि पहली बात तो ये है कि 47 ईयर्स पहले जब ये इनकलाब आया तो उन्होंने तमाम जितने भी एग्रीमेंट्स थे वो कलअदम करार दे दिए थे, इसलिए उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन इस वक्त नहीं है। किस हक से? इंटरनेशनल लॉज में किस हक से? जी मैं किस बता हक से? मोर ओवर आपकी बात की मैं तायद कर सकता हूं कि बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे जिस तरह से उनके आर्माडा मौजूद हैं, ठीक है, वो एक खतरे की घंटी जरूर है और अनप्रेडिक्टेबल बिल्कुल है ट्रम्प साहब, लेकिन इस वक्त उनके ऊपर जो इंटरनल दबाव है खासतौर पर मिड टर्म इलेक्शन का, तो मैं नहीं समझता कि वो इस पे आगे कोई और मजीद एडवेंचर करेंगे। खासतौर पे जब एक दफा सीज फायर हो जाए तो उसको दोबारा इनर्शिया होता है और उसको दोबारा शुरू करना मुश्किल है। बिल्कुल उनके पास नहीं मेजर नदीम, आर्माडा ईरान के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। मेजर नदीम, ईरान के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। मेजर नदीम, ईरान के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। जो आपके संसद के अध्यक्ष है गलीबाक, उन्होंने वहीदी का हाथ थाम लिया आईआरजीसी कमांडर का, और वही गलीबाक है जो आपके सुप्रीम लीडर के दौरान, सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट देन यू विल अंडरस्टैंड, लेट मी कंप्लीट ना, देन यू विल अंडरस्टैंड। जो सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमानी के टाइम से ही अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे सुप्रीम लीडर बनने की, और यह वो गेम खेल रहे थे अमेरिका के साथ में। इसीलिए जो पेजेश्कियान है प्रेसिडेंट और जो इनके विदेश मंत्री हैं अब्बास अरगाची, इन दोनों को साइडलाइन कर दिया। ये अरगास अब्बासी थे जिन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का हुक्म दिया, और मैं आपको टेप भेजूं, उसके अंदर एक आईआरजीसी के कमांडर क्या बोल रहा है, ये कौन बेवकूफ है, मूर्ख, इडियट, जिसने खोला है, इसकी कोई हैसियत नहीं। आईआरजीसी इसको बंद करती है। आईआरजीसी इज ए रेडिकलाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप है, फेक है, टेररिस्ट ग्रुप। और मैं आपको बता दूं, ये नदीम, मेजर नदीम जी को वो उसके अच्छा एक चर्चा चल रही है, जीसी के हेड रहे। मैं आता हूं, एक मिनट नदीम जी, आरजू, एक चर्चा चल रही है, और मैं अगेन कह रहा हूं, ये मैं नहीं कोट कर रहा हूं, कई सारे जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं वो चर्चा कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल मुनीर की प्लानिंग ये थी कि एक बार किसी तरीके से वहां से जेडी वेंस रवाना हो जाए और वो प्लेन में बैठ जाए, फिर तो ईरान झक मार के आएगा, और अंधेरे में रखकर जेडी वेंस को लाने की प्लानिंग थी ईरान की ओर से बिना सहमति के। इस बात में सच्चाई है क्या? ऐसी चर्चा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जेडी वेंस को इस तरह से यहाँ पे लाया जाएगा कि उसको कहेंगे कि जी ईरान आ गया है। वो इतने भी बेवकूफ नहीं है, और ना ही इसमें पाकिस्तान का कोई फायदा है। पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है सर, वो सिर्फ इतना है कि दोनों कंट्रीज के जो डेलीगेशंस हैं या जो कह लीजिए जो उनकी गवर्नमेंट के लोग हैं या जो भी ऑफिशियल्स हैं, उनको यहाँ पर पाकिस्तान लाया जाए और उनकी आपस में बात कराई जाए। जाहिर है ईरान जो है वो किसी दूसरी कंट्री में या यहाँ से अपनी कंट्री से दूर जाने का रिस्क नहीं ले सकता। ना वो इजराइल पे ट्रस्ट कर सकते हैं और ना ही अमेरिका पे। पहले ही उन्होंने जिस तरह से उनकी लीडरशिप को मारा है वो सबके सामने है, और अब यकीनन डोनाल्ड ट्रंप को अफसोस भी हो रहा होगा कि क्यों उनकी लीडरशिप के ऊपर इस तरह से अटैक किया गया, जो नहीं होना चाहिए था। वही बातचीत जो अब हो रही है या अब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले भी की जा सकती थी। ईरान को मैं यहाँ जरूर अप्रिशिएट करूंगी कि चाहे जितनी मर्जी उनको छोटी कंट्री कहा गया, कमजोर कहा गया, उन्होंने जिस तरह से अमेरिका को जवाब दिया है, जिस तरह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को रिस्पॉन्ड किया है, बिल्कुल उसके ऊपर दाद तो बनती ही है। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की नींदें जो है वो उड़ा रखी है ईरान ने, और पाकिस्तान का सिर्फ इतना रोल है कि दोनों कंट्रीज के जो डेलीगेशन है उनको बुला के बात करा दें, लेकिन यहाँ पर इनको इजराइल को भी इन्वाइट करना चाहिए था। ठीक है माथुर सर, एक आखिरी कमेंट आपसे। आज जब हम बातचीत कर रहे हैं तो पहलगाम हमले के 1 साल हो गए, बरसी है, और आज ही के दिन पाकिस्तान ने जो आतंकी भेजे थे उन्होंने पहलगाम में करतूत की थी और उसका बदला हमने लिया। माथुर सर, पहलगाम हमले या फिर उसके पहले भी जो पाकिस्तान से टेरर एक्सपोर्ट होता है उसकी तस्वीर दुनिया देख चुकी है। एक मौका था जो दिनेश नैन ने भी कहा, जो आरजू भी कह रही है, या हर कोई ये मानता है कि पाकिस्तान के पास एक मौका था, लेकिन वो मौका भी अपनी हरकतों के कारण ही ये डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ राकेश, बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले तो मैं 1-2 चीजें बिल्कुल पर्सपेक्टिव में रख देना चाहता हूं कि ये जो बात करी है मेजर नदीम ने कि ये 79 के बाद हुआ है, ये जो यूएन क्लॉज है ये 1982 में अडॉप्ट किया गया था और 1994 से ये एक्टिव है, तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कौन सिग्नेटरी है, कौन क्या है। कोई भी कंट्री किसी भी इंटरनेशनल
इंटरनेशनल वाटर को बाधित नहीं कर सकती, फुल स्टॉप, उसको अलग रखते हैं। अब जहां तक सवाल आतंकवाद में पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का है, उसमें दुनिया में किसी को कोई शक नहीं है। ये स्टेटेड पॉलिसी है। इस पॉलिसी में उन्होंने स्टेट करके कहा हुआ है कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। वो जो ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स है, वो लड़ाई से नहीं करना है, वो इसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों से करना है। और ये आतंकवाद की गतिविधियां यहां पर हैं और कई ऐसे आतंकवादी इंसिडेंट्स पूरी दुनिया में हुए हैं जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया था और परवेज मुशर्रफ ने जब वो प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने कहा था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का हीरो है, अल जवाहिरी पाकिस्तान का हीरो है। तो ये तमाम चीजें पूरी दुनिया को पता है। और अगर कोई ओसामा बिन लादेन को कह सकता है वो पाकिस्तान का हीरो है, तो आप पाकिस्तान के जो कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है सर, वो कहते हैं। और ये जफर जैसे ही समझ करके जो वहां के सो-कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल ये लोग ही कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन हीरो है। क्योंकि जब आप कह रहे थे कि ओसामा बिन लादेन यहां पर मारा गया, वो हिला रहे थे ना में ना ना ना, ऐसा नहीं है। तो जफर साहब मत बौखलाइए, मुझे लगा था शायद आप बहुत गंभीर इंसान होंगे, लेकिन थोड़ी सी आपको आईना दिखाया गया तो आपको दिक्कत हो गई। थोड़ा सा आपको कुछ बात क्या कहा गया, आपको दिक्कत हो गई। तो सर फिर एक कहावत है हमारे यहाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। चलिए वक्त इतना ही है सर, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।